दोस्तों नमस्कार। अब तो अमेरिका भी जान चुका है कि दरअसल इस युद्ध से वह निकल नहीं सकता है और इस युद्ध को अंजाम तक वह पहुंचा नहीं सकता है। तो ऐसे में युद्ध ना तो रुकेगा ना अंजाम तक पहुंचेगा, लेकिन यह युद्ध धीरे धीरे कहीं ज्यादा भयानक होता चला जाएगा, जिसकी शुरुआत आज तो हो गई। क्योंकि याद कीजिए 18 मार्च को जब पहली बार इजराइल ने ईरान के नेचुरल गैस फील्ड साउथ पर्स पे अटैक किया था, तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था हमें पता नहीं है कि ऐसा हमला हो रहा है या ऐसा हमला हुआ है। यह अलग मसला है कि उसके चंद घंटों के बाद ईरान ने सीधे तौर पर कतर के नेचुरल गैस फील्ड, जो नॉर्दर्न फील्ड के तौर पर जाना जाता है, उस पर हमला कर दिया और एक झटके में जो नेचुरल गैस का उत्पादन पूरी दुनिया के सामने था वो 5% कम हो गया, कतर का 17% कम हो गया। उस दौर में एक बंदिश लगाई गई अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए कि हमला यह नहीं होना चाहिए, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, हम आप ही की अगुवाई में यह लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने कहा हमने मान लिया। लेकिन आज रास्ते खुल गए, युद्ध के दरवाजे ढह गए, नई परिस्थितियों में इस युद्ध ने प्रवेश कर लिया। क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर आज जब ईरान के नेचुरल गैस फील्ड साउथ पर्स पे हमला किया, तो उसको लेकर अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि वो अमेरिकी मूर्ख हैं जो ये सोच रहे हैं कि दरअसल हम युद्ध जो लड़ रहे हैं वो गलत है। उन्हें नहीं जानकारी है, उन्हें यह भी जानकारी नहीं है कि एक वक्त ओबामा ने जो समझौते ईरान के साथ किए थे वो कितने गलत थे, और हमने उन समझौतों को तोड़ा और उसके बाद ईरान को परमाणु हथियार ना मिले इसकी व्यवस्था करने की शुरुआत की, और यह युद्ध भी इसीलिए हो रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक तरफ हमले दर हमले हैं और दूसरी तरफ जिस समझौते की टेबल पे जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्ताव को पूरे तरीके से अनैतिक, गैर कानूनी और बेमतलब का ईरान ने करार दे दिया है। यानी बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब यह सवाल है कि आज जब साउथ पर्स पे हमला किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप ईरान ने भी देर नहीं लगाई। उसने जॉर्डन में अगर अमेरिकी बेस पर हमला किया तो उसने कुवैत के पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर भी हमला किया। बात यही नहीं रुकी, और इन सब के बीच ईरान के भीतर इजराइल ने ताबड़तोड़ कई ऐसे हमले किए जो एनर्जी से जुड़े हुए थे, और दूसरी तरफ ईरान ने भी खाड़ी देश समेत इजराइल पर उन जगहों पर हमला कर दिया जो एनर्जी से जुड़े हुए थे। यानी अभी तक जो एक रिस्ट्रिक्शंस थी अमेरिका की तरफ से, अब वो हट चुकी है। यह मैसेज बहुत साफ है कि अब जो लड़ाई होगी वह एनर्जी और एनर्जी से जुड़े उन प्लांट्स को लेकर ही होगी। क्या उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए? यह सवाल आज क्यों बड़ा हो गया? पहली बार खुलकर इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने साउथ पर्स पे हमला कर दिया है, और जो प्रोडक्शन अपने तौर पर ईरान करता था अब उसमें लगभग 85% की कमी आ गई है। छोटी सी बात उनकी सुन लीजिए। את המתקן הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן שנמצא בעיסאוויה, יעד מרכזי שאחראי לכ-50% מהייצור הפטרוכימי במדינה, וזאת לאחר שבשבוע שעבר הותקף המתקן המרכזי השני. यह इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स हैं। शुरू में इनको इसलिए दिखला दिया गया क्योंकि इससे पहले किसी हमले को लेकर वह इस तरीके से सामने आए नहीं थे। अक्सर हमलों का जिक्र जब होता था तो बेंजामिन नेतान्याहू सामने आते थे, उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति कहते थे। लेकिन पहली बार जब रक्षा मंत्री कार्ड्स इजराइल के सामने आए और उन्होंने कहा कि लगभग 85% जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन ईरान के भीतर होता है वो ठप पड़ गया है, और उसके जरिए जो वित्तीय लाभ IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को हो रहा था, अब हम उस पाइपलाइन को काटना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये अटैक किया है। पिछले 2 वर्षों में $18 बिलियन के लाभ
आईआरजीसी को इसी पेट्रोकेमिकल के जरिए मिला था। यह अलग मसला है। ईरान ने तुरंत कहा कि दरअसल पेट्रोकेमिकल संयंत्र का जो मुख्य भाग है वो सुरक्षित है और वो प्रभावित नहीं हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री ने देर नहीं लगाई ये कहने में कि इस बार हमले में तो हमने मोविन और दमाबंद बिजली कंपनियों को भी निशाना बनाया है, जो कि इस पूरे परिसर में बिजली, पानी, ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। तो जब उसकी आपूर्ति नहीं होगी तो फिर अब यहां पर कोई काम नहीं होगा। इसके तुरंत बाद आईआरजीसी की तरफ से जो हमलों की फेहरिस्त सामने निकल कर आई, उसने खुले तौर पर 3 बातों का जिक्र कर दिया। अब खाड़ी देशों के भीतर और इजराइल के भीतर जो भी पेट्रोकेमिकल से जुड़ी हुई फैक्ट्रियां हैं, जो भी नेचुरल गैस जहां पर भी मौजूद है, और इन सब के साथ जो पावर प्लांट्स हैं, अब उन्हें निशाने पर लेने से हम चूकेंगे नहीं। यानी सीधे टकराव की परिस्थिति में लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि क्या वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति कोई नया सीजफायर करेंगे, कोई समझौते की राह निकलेगी। एक झटके में अमेरिकी राष्ट्रपति खामोश हो गए और एक झटके में इजराइल और उनके रक्षा मंत्री सामने आ गए, और दूसरे झटके में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रवक्ता खुलकर अब यह कहने से कतरा नहीं रहे हैं कि अब असंभव रास्तों पर हम चल पड़े हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय जो ईरान का है वह भी सामने आया। उसने भी सवाल जवाब किए। तकरीबन 15 मिनट तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। सवाल होते रहे, जवाब देते रहे, और उन जवाब का मजमून सिर्फ एक था, यह युद्ध है, यह युद्ध हम पर थोपा गया है। इस थोपे गए युद्ध में हम कैसे कोई समझौता कर सकते हैं? जिसने युद्ध की शुरुआत की है उसी को तय करना चाहिए कि वह झुके या बाहर निकल जाए। हम अपना बचाव कर रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। आईआरजीसी के गार्ड, विदेश मंत्रालय की सोच, और इसके बाद विदेश मंत्री ने खुले तौर पर कहा, समझिए इसको, आप जिन रास्तों को चाहते हैं वो रास्ते अमेरिका और इजराइल नहीं चाहता है। वह इस युद्ध के जरिए इजराइल को खत्म करना चाहते, ईरान को खत्म करना चाहते हैं और इजराइल को इस पूरे इलाके में हावी करना चाहते हैं। यह कैसे संभव होगा? यानी एक तारतम्यता पहली बार ईरान के भीतर, खासतौर से साउथ पर्स में हुए हमले के बाद एक झटके में शुरू हो गई, और हर बातचीत युद्ध और कौन कौन से क्षेत्र हमले में आएंगे इसका जिक्र करने लग गए। हमें लगता है आज आपको नक्शे पर जरा साउथ पर्स की एक स्थिति को पहले समझ लीजिए। सिर्फ साउथ पर्स ही नहीं, बल्कि पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रियों को भी इजराइल ने निशाने पर लिया। पावर प्लांट को भी निशाने पर लिया गया जहां डेब्रिस गिरी है। यानी बात आगे बढ़ चुकी है, और इन सब के बीच अमेरिका का रुख क्या होगा, शायद दुनिया इस बात का अगर इंतजार कर रही है तो खुले तौर पर ट्रंप का रुख पुरानी तमाम सत्ताओं को लेकर या पुराने तमाम राष्ट्रपतियों द्वारा ईरान या मिडिल ईस्ट के भीतर जो भी समझौते हुए उसको खारिज करने से आगे निकलकर इस युद्ध में खुद की मौजूदगी को बड़ा दिखाने की कोशिश अब भी जारी है। जो हमला हुआ उसके बाद कैसी आग निकली, कितना बड़ा असर होगा और इस असर का असर खाड़ी देशों में कैसे होगा, उससे पहले हमें लगता है अमेरिका के भीतर के उस अंतर्विरोध की कड़ी को पकड़ लीजिए। पहली बार बराक ओबामा ये कहने से चूके नहीं और सामने आए और उन्होंने कहा कि दरअसल वैचारिक या तकनीकी समस्या से निकलने के लिए सैन्य अभियान आप नहीं चला सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतिहास ने हमें सिखाया है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू करना आसान है, लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से समाप्त करना लगभग असंभव है। हमें यह समझना होगा कि शांति मलबे पर नहीं बल्कि स्थिरता प्रदान करने वाली
क्षेत्रीय संरचना पर टिकी होती है। हमें कठिन और निरंतर कूटनीति से एक निरंतर क्षेत्रीय युद्ध के बीच चुनाव करना ही होगा, जिसमें कोई विजेता नहीं होता, केवल पीड़ित होते हैं। जब यह मैसेज बराक ओबामा का आया तो उसके बाद एक झटके में अमेरिकी राष्ट्रपति सुबह सवेरे अमेरिका में सुबह ही हुई। उसके बाद वो व्हाइट हाउस में आए और पत्रकारों की मौजूदगी में जब उनसे यह पूछा गया, यहां तो विरोध हो रहा है, अमेरिकन भी विरोध कर रहे हैं, आप कुछ कहेंगे क्या? उन्होंने कहा वो सभी मूर्ख हैं। सुन लीजिए उन्हीं की बात। To Americans who are not a fan of the war. They're foolish because the war is about one thing. Iran cannot have a nuclear weapon. Had we not broken the Barack Hussein Obama agreement, you know what I'm talking about, the Iran nuclear deal. This is years ago, my first term. You would have had a total. Israel would have been gone. Extinguished. Israel would have been wiped off the face of the earth, and the entire Middle East would have been, at a minimum, in big trouble. जाहिर है इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात या बातचीत मिलिट्री से होने वाली है, पेंटागन में होने वाली है। कौन सा आदेश, कौन सा निर्देश निकलता है, यह तो दूर की गोटी है, लेकिन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया में हो रहा है उसकी एक तस्वीर यह है कि सिर्फ साउथ पर्स ही नहीं, इसके तुरंत बाद बूशर में जो ईरान का नेवी बेस है वहां भी जबरदस्त धमाके हो गए और इसके रिएक्शन में कुवैत के पेट्रोकेमिकल प्लांट को ईरान ने निशाने पर ले लिया। उसके तुरंत बाद जॉर्डन में यूएस बेस पर हमला कर दिया और इन सब के बीच जो अलग अलग जगहों पर जहां जहां टैंकर जो तेल के होते हैं वह मौजूद थे, वहां पर कई जगहों पर धमाकों के साथ आग निकलती हुई खाड़ी देशों में नजर भी आई। जो मैसेज इस दौर में निकल कर आ रहा है कि युद्ध उस मुहाने पर धीरे धीरे पहुंच चुका है जिसे रोकने वाला कोई नहीं है और उसके बाद की परिस्थिति में जो होगा उसमें बहुत साफ तौर पर सीधा हमला उसी एनर्जी, उसी तेल, उसी नेचुरल गैस, उन्हीं परिस्थिति पर होगा जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% जिसका असर है पूरी दुनिया की इकोनॉमी डगमगाने लगी है। जब इसका असर व्यापक होकर 60 से 70% तक पहुंचेगा तब क्या होगा? क्योंकि इन सब के बीच अगर आप सिर्फ वेनेजुएला को दूर कर दीजिए, वेनेजुएला पर अमेरिका कब्जा कर चुका है, लेकिन इसके बाद अगर आप सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, इन सब का जिक्र करते हैं तो एक झटके में जो तेल का निर्यात दुनिया के बाजार में होता है उसमें लगभग 55% पर असर सीधा पड़ता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। और यह आग कितनी भयानक होती है, हमें लगता है कि जो साउथ पर्स पे 18 मार्च को हमला हुआ और जो आज हमला हुआ, दोनों की तस्वीर एक क्षण के लिए देख लीजिए। तो क्या आज की रात ईरान के निशाने पर खाड़ी देश होंगे? क्या आज की रात के बाद ईरान के निशाने पर इजराइल के वो तमाम पेट्रोकेमिकल संयंत्र या उस पेट्रोकेमिकल के साथ जुड़े हुए एनर्जी के जो भी हिस्से होंगे उस पर निशाना साधा जाएगा? या फिर आज रात के बाद अमेरिका अपनी मिलिट्री को कोई नए निर्देश जारी कर देगा? ये सारे कयास जरूर लगाए जा सकते हैं, लेकिन ईरान की अपनी स्ट्रेटजी जो लगातार चली आ रही है वह कितनी मारक हो चुकी है और उसमें चीन का सहयोग और रूस का सहयोग जो उसे मिल रहा है और हजारों की तादाद में मिसाइल बंकरों तले है। यह मैसेज ऐसा नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के पास नहीं है, दोनों के पास है। लेकिन क्या यह युद्ध उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां पर इन दोनों देशों को लगने लगा है कि अगर इस जगह पर आकर कोई भी पीछे हटा तो ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर होगा?
और ईरान को यह लगने लगा है कि अगर इस मोड़ पर आकर उसने कोई समझौता कर लिया तो उसके देश के अपने नागरिक और जितनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए और जिस तरीके से पहले सैंक्शंस उसके बाद युद्ध जो उन पर थोपा गया, उसके लिए मौजूदा सत्ता शायद कटघरे में अपने ही देश के भीतर होगी तो वह कोई समझौता कर ही नहीं सकते हैं। और यह आवाज रेवोल्यूशनरी गार्ड से लेकर विदेश मंत्रालय तक के निकल कर आई है। اینکه ما میگوییم آتش بس نمیخواهیم نه به این دلیل که دنبال جنگ هستیم، به این دلیل که این بار این جنگ باید به شکلی تمام بشود که دشمنان ما دیگر هرگز به فکر تکرار این حملات و این تجاوز نیفتند. और इस मुहाने पर जो 4 सवाल पूरी दुनिया को अब परेशान करने लगे हैं, या फिर दुनिया उन 4 सवालों को युद्ध की शक्ल में देख रही है, वो बेचैनी इससे पहले कभी किसी युद्ध को लेकर नहीं थी। पहली बेचैनी तो इस बात को लेकर है, अगर सीधे तौर पर जो भी एनर्जी है उसको निशाने पर यह युद्ध जीत और हार तय करने लग जाएगी तो फिर इसके बाद दुनिया के सामने जो संकट आने वाला है उसका सामना कौन कैसे किस रूप में करेगा, फिलहाल कोई नहीं जानता है। दूसरी परिस्थिति, 2 हिस्सों में यह दुनिया बढ़ चुकी है और पहले हिस्से में जो अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के साथ होती थी, इस बार वह उनके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी अपनी जरूरतें भी संकट के दौर में खड़ी हो चुकी है। इसीलिए फ्रांस, स्पेन, इटली और फिलीपींस ने सीधे तौर पर ईरान से एग्रीमेंट भी कर लिया है। हमारे टैंकर्स को गुजरने देना है और जो पेमेंट होगा वो युआन में होगा और यूएसडीटी जो टीथर है उसके जरिए होगा। यानी एक झटके में डॉलर के खिलाफ यूरो भी खड़ा है और डॉलर के खिलाफ युआन भी खड़ा है। युआन का मतलब चीन है। यानी दूसरा सवाल उस विश्व ताकत से जुड़ चुका है जो इस वक्त ढहढहाती हुई पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है और उसकी अगुवाई ट्रंप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस इकोनॉमी के आसरे ताकत बनती थी उस इकोनॉमी पर कब्जा इस वक्त चीन का हो चला है। और चीन के साथ ब्रिक्स देशों की कतार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया भी अब इन्हीं बातों का जिक्र कर रहा है और पहली बार दिल्ली में बैठे इजराइल के ईरान के राजदूत ये कहने से नहीं चूके ब्रिक्स को अब फैसला लेना चाहिए इस युद्ध को लेकर और इस युद्ध के जरिए जुड़ी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी या करेंसी को लेकर। तीसरा सवाल, खाड़ी देशों के सामने इससे ज्यादा संकट की परिस्थिति कभी नहीं आई। अब वो निर्णय लेने की दिशा में बढ़ रहे हैं कि अमेरिका के साथ कहां तक खड़े होना है, लेकिन अमेरिका का विकल्प ईरान को नहीं चुने तो इसके अलावे वो कोई एक समूह निकल कर आए तो ऐसे में नजरें ब्रिक्स की दिशा में है क्योंकि सऊदी अरब जो शायद इस पूरे इलाके में अगर सबसे बड़ा है और तेल की कीमतों को दुनिया के बाजार में तय करता है तो वह भी ब्रिक्स का हिस्सा है। यूनाइटेड अरब अमीरात वह भी ब्रिक्स का हिस्सा है। इन 3 सवालों के बाद जो चौथा सवाल है वो पूरी दुनिया को इसलिए परेशान कर रहा है कि एक झटके में यह युद्ध एनर्जी और इकोनॉमी दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया है। इकोनॉमी मार सबसे ज्यादा अमेरिका की होगी अगर डी डॉलराइजेशन शुरू हो गया तो, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी है, अगर वो कहीं व्यापक हो गया तो। और दूसरी परिस्थिति है एनर्जी खत्म करने को लेकर किसी देश की इकोनॉमी को कमजोर करने की सोच युद्ध से अब अगर जुड़ चुकी है तो सवाल सिर्फ इतना ही है, एक तरफ डॉलर खत्म, दूसरी तरफ एनर्जी के भंडार खत्म या उसमें लगती हुई आग ही हर किसी को दिखाई देगी। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा है, इंतजार कीजिए। ये वक्त वाकई दुनिया के लिए बहुत क्रूशियल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।